Hi friends, welcome to Physics Unlocked. I am here with problem of physics and this problem is from electrostatics chapter and this problem was asked in JEE Advanced 2015. So in this problem, consider a uniform spherical charge distribution of radius r1 centered at origin O. In this configuration, a spherical cavity of radius r2 centered at point P with distance OP is equals to A is made. If the electric field inside the cavity at any position r vector is E vector, then we have to comment about the direction and the magnitude of the E vector and the factors on which the E vector depends. So इस क्वेश्चन में हमें एक दिया गया है, कंपोनेंट्स दिया गया है. इस कंपोनेंट्स को ऐसे बनाया गया है कि एक पूरा एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था पहले, जिसकी रेडियस r1 थी और इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, रो वेक्टर रो चार्ज डेंसिटी का था. और इसमें से हम एक r1 रेडियस का एक कैविटी को r2 रेडियस की कैविटी को काट देते हैं, काट करके हटा दिया गया है. तो हमें ये बोला गया है कि इस कैविटी के किसी जनरल पॉइंट पे ई वेक्टर कैसा होगा और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा वो हमें निकालना है. तो ये हमारे पास अगर पूरा स्फीयर होता तो पूरा स्फीयर हमारा कंपोनेंट 1 से बना होता और कंपोनेंट 2 से बना होता. तो अगर हमारे पास अगर पूरा स्फीयर है तो ये किस किस कंपोनेंट से बना हुआ है? कंपोनेंट 1 जो कि क्वेश्चन में दिया गया है और कंपोनेंट 2 जो कि r2 रेडियस का है और इसमें भी चार्ज डेंसिटी रो ही है. तो हमें इस कैविटी के किसी भी अंदर वाले पॉइंट z को अगर हम कंसीडर करें, कैविटी के किसी अंदर वाले पॉइंट z को कंसीडर करें, तो अगर इस स्फीयर अगर रहता तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखा जाता, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होता रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट. क्योंकि हम जानते हैं कि होल स्फीयर अगर रहता तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट वेक्टर होता. ई नेट कैविटी के अगर पूरा स्फीयर रहता तो उसके अंदर वाले पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखा जा सकता है रो आर वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट. लेकिन हमें फर्स्ट वाले कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर किसी भी जनरल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है तो वहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके वेक्टर सम के बराबर होगा. यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल कंपोनेंट्स. इंडिविजुअल कंपोनेंट एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसको और दूसरे कंपोनेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको, अगर दोनों को हम वेक्टोरियली ऐड कर दे तो वहाँ का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट निकल जाएगा. क्योंकि हम ये जो जेड वाली पॉइंट है ये होल स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है, तो यहाँ का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये पूरी स्फीयर की वजह से जो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही होगी उसी के बराबर होगा, इसके ही बराबर होगा. तो हमें निकालना क्या है? कंपोनेंट 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट P पे या किसी भी पॉइंट पे जो कि कैविटी के अंदर लाई कर रहा है पॉइंट. तो फर्स्ट वाले कंपोनेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा पूरे स्फीयर के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस दूसरे कंपोनेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो. यानी कि पूरे स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उसमें से सेकेंड वाले कंपोनेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अगर हम घटा देंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकल के आ जाएगा. तो चलते अब सेकेंड पेज पे. तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है कुछ ऐसा दिख रहा है. ये फर्स्ट कंपोनेंट है, यानी कि इसमें मटेरियल भरा हुआ है, इस पार्ट सब में मटेरियल भरा हुआ है और अंदर एक कैविटी है जिसकी रेडियस r2 है. तो हम
एनालिसिस के लिए किसी भी रैंडम पॉइंट जेड को चुन लेते हैं, ये जेड जो कि केविटी के अंदर लाई कर रहा है। तो जेड का पोजीशन वेक्टर हम एज्यूम कर लिया हुआ है, ओ के रिस्पेक्ट में r1 वेक्टर है जेड का पोजीशन वेक्टर, और इस p के रिस्पेक्ट में इस जेड का पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर है, और ये हमें a वेक्टर दिया गया है, ओवर p को हम a वेक्टर, OP को a वेक्टर मान लिए हैं। तो पूरी स्फीयर की वजह से अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए तो हमें क्या आ जाएगा, पूरी स्फीयर की वजह से क्या होता है, स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, रो r1 वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि किसी भी अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा और उसकी मैग्नीट्यूड होगी रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। रेडियली आउटवर्ड फील्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड, और उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होगी। अब अगर सेकेंड कंपोनेंट की वजह से हम जेड पे अगर हम निकाले, सिर्फ सेकेंड कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, तो ये भी एक स्फीयर है जो कि जिसमें वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो है, तो इसकी वजह से भी किसी भी पॉइंट जेड पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, क्योंकि ये भी सिमिलर ज्योमेट्री का कंपोनेंट है। तो हमें क्या आया था फर्स्ट फेज पे रिजल्ट हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कंपोनेंट एट एनी पॉइंट जेड इनसाइड द कैविटी, वो क्या हो जाएगा, पूरे स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डब्ल्यू जेड यानी होल स्फीयर की वजह से जो है वो माइनस सेकेंड कंपोनेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको घटा देंगे, तो सेकेंड कंपोनेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जेड पॉइंट पे उसको अगर हम इसमें से घटा देंगे तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकल जाएगा। तो पूरे होल स्फीयर की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जेड पॉइंट पे वो तो ये है हमारा, इसका वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे तो हमारे पास हो जाएगा रो r1 वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस E2Z हमारे पास निकल के आया है रो r2 वेक्टर माइनस 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लें यहाँ से तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस इंटू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। अब चूंकि ये जो OPZ जो ट्रेंगल है उसको अगर हम यहाँ पे बाहर लिख लें, OPZ को अगर निकाल लें तो हमारे पास ये जो है A वेक्टर है, ये जो है R2 वेक्टर है इधर, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक R1 वेक्टर है। तो इसमें अगर हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाए तो इसको हम लिख सकते हैं A वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर, यानी कि A वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। तो हम यहाँ से R2 वेक्टर को निकाले तो A वेक्टर को निकाले यहाँ से तो A वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो होगी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो A वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, R1 माइनस R2 वेक्टर। तो R1 माइनस R2 वेक्टर का वैल्यू यहाँ पे हम A वेक्टर अगर पुट कर दे, R1 माइनस R2 वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे A वेक्टर पुट कर दे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होगा रो A वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम देखें इसमें हमारे पास कैविटी के किसी जनरल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आ चुकी है। यहाँ पे रो जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी से बना, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है इसका, ये भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, और ए जो है OP है वो भी कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे वो कांस्टेंट है और उसकी जो दिशा है वो A वेक्टर की डायरेक्शन में है, यानी कि एट एनी पॉइंट inside the cavity the direction of electric field is in the direction of A वेक्टर, और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास क्या आ रहा है, रो A वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड होगा रो A बाई 3 एप्सिलॉन नॉट और उसकी डायरेक्शन होगी A वेक्टर की डायरेक्शन में, यानी कि वो किसी भी R1 R2 या फिर R वेक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ A वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर ऑप्शन A को देखें
तो E is uniform, its magnitude is independent of R2, सही है यहाँ तक, बट डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन R वेक्टर, R वेक्टर पे उसका डायरेक्शन नहीं डिपेंड कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। अब ऑप्शन बी में क्या बोला गया है, E इज यूनिफॉर्म, इसका मैग्नीट्यूड है R2 पे डिपेंड कर रहा है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सी में क्या बोला गया है, E यूनिफॉर्म है और इसका मैग्नीट्यूड इंडिपेंडेंट ऑफ ए है, नहीं ए पे डिपेंड कर रहा है इसका मैग्नीट्यूड, ये गलत हो जाएगा। E इज यूनिफॉर्म, E का वैल्यू कांस्टेंट है, सही है यहाँ तक। बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन ए वेक्टर, इसका दोनों डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ए वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि E जो है वो रो ए वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट है, तो इसका डायरेक्शन तो ए वेक्टर पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है और इसका मैग्नीट्यूड भी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। So only option D is correct. Option D is correct. So thank you.